बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी हुरिया अर्शिद और आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि सेकेंड ईयर का 12th चैप्टर है उससे रिलेटेड जो एमटी कैट में पेपर आए हुए हैं, एमसीक्यूज़ आए हुए हैं जो पास्ट पेपर में आए हुए हैं और उससे रिलेटेड हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो कमिंग पेपर्स में आएंगे हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इस चैनल से बर वक्त मिलती रहे। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ है जो कि लाहौर में 2015 में आया हुआ है। अब यहाँ पर ईयर्स भी मेंशन्ड है। तो पहला एमसीक्यूज़ है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज़ एक्सप्रेस्ड एज। ये तो सिंपल है फार्मूला, और ऐसे एमसीक्यूज़ होते हैं जो कुछ मेमोराइज्ड हो सकते हैं, जिसमें फार्मूला बेस्ड होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। तो इस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं। Second MCQ is the fact that electric field exists in space around an electrical charge is intrinsic property of nature। अब ये मेरे पास कोई भी चार्ज प्लस Q है तो ये इस चार्ज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के इसके अराउंड जो रीजन है, जो स्पेस है, वहाँ पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होनी है। तो ये इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। द फोर्स ऑन न्यूट्रॉन ड्यू टू फील्ड ऑफ 10⁻12 न्यूटन पर कूलम इज़ ज़ीरो। अब क्यों ज़ीरो है? क्योंकि उसके ऊपर अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, वो तो 10⁻12 लग रही है, क्योंकि न्यूटन पर कूलम तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्म यूनिट है। तो इस वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। अब जो फोर्स है वो ज़ीरो, जो उसके ऊपर वो लग रही है वो इस वजह से ज़ीरो है क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल चार्ज है, इसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है। तो फिर कोई भी फील्ड इसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, इस तरह के पार्टिकल के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती जिसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद ही ना हो, जो न्यूट्रल हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मेटल्स। अब डायलेक्ट्रिक क्या होता है जी? जो हम अगर हम चार्जेस के दरमियान कोई मटीरियल प्लेस करते हैं, दो चार्जेस हैं, इनके दरमियान अगर हमने कोई मटीरियल प्लेस किया है, सपोज हमने कोई डायलेक्ट्रिक प्लेस किया है, तो डायलेक्ट्रिक बेसिकली एक इंसुलेटिंग मटीरियल होता है और उसको प्लेस करने से दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स लगनी होती है, जो म्यूचुअल फोर्स होती है, वो कम हो जाती है। और अगर हम मेटल्स की बात करें तो फिर उसका जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो इन्फिनिटी हो जाता है। उसके बाद है जी द टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड इन वैक्यूम एट डिस्टेंस D एंड फोर्स बिटवीन देम इज F। इफ अ मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज 4 इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन देम देन न्यू फोर्स विल बी। अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया कि दो चार्जेस के दरमियान अगर वो वैक्यूम में मौजूद हैं तो उसकी फोर्स ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अगर हम उसको किसी मीडियम में प्लेस कर दें। जब हम उसको मीडियम में प्लेस करेंगे तो फिर उसकी रिलेटिव परमिटिविटी होगी जिसको हम ER कहते हैं, जिसकी वजह से फोर्स क्या हो जाती है? कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू उस फोर्स के जो कि वैक्यूम में मौजूद होती है। तो इसलिए जब मीडियम में फोर्स आती है तो वैक्यूम को हम रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड कर देते हैं एप्सिलॉन R से। तो वो हमारे पास 4 है। तो हमारे पास जो अब न्यू फोर्स जो बनेगी जो कि मीडियम में होगी वो F/4 होगी। 6 MCQs है। A charge Q is divided into two parts Q1 and Q2. The maximum coulomb repulsion between the two parts is obtained when ratio Q1/Q2 is क्या होगी? 1 होगी। अब जो ग्रीन कलर में उसको हाईलाइट किया हुआ है वो उसके करेक्ट आंसर है। अगर हमारे पास कोई चार्ज Q है और हम उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, Q1 और Q2 में, और अगर हम चाहें, अब वो दोनों देखें ना, अब हमने एक ही चार्ज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। इसका मतलब अगर इसके ऊपर प्लस चार्ज है तो इसके ऊपर भी प्लस चार्ज है, इसके ऊपर भी प्लस चार्ज है, सपोज हम कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये चार्जेस सेम है तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब रिपेल करते हैं अगर ये दो चार्जेस और हम चाह रहे हैं कि हमारे पास इन चार्जेस के रेशियो जो है, रिपल्शन जो है वो मैक्सिमम आए, तो उसके लिए उसका आंसर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, क्योंकि 1 ही वो आंसर है जिसकी वजह से हमें मैक्सिमम कूलम रिपल्शन मिलेगी इन दोनों के दरमियान। नेक्स्ट है हमारे पास अ मेटेलिक बॉल हैविंग चार्ज 10⁻⁻8 कूलम मूव्स फ्रॉम पॉइंट A एट पोटेंशियल 600 वोल्ट टू अ पॉइंट B एट 0 पोटेंशियल। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी करेक्ट आंसर है 6 इंटू 10⁻⁻6 जाउल। अब ये कैसे है हमारे पास? हम चेंज इन पोटेंशियल निकाल लेते हैं। पोटेंशियल A हमारे पास जो एट पॉइंट A पे वो 600 है और जो पोटेंशियल एट पॉइंट B है वो 0 है। तो हमारे पास 600 वोल्ट आ जाएगा चेंज इन पोटेंशियल। चार्ज हमारे पास है 10⁻⁻8 कूलम और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है कि अगर हम चार्ज को मल्टीप्लाई कर दें पोटेंशियल डिफरेंस से तो एनर्जी निकल आएगी। जैसे अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है W/Q। अब W क्या है? बेसिकली एनर्जी ही होती है, क्योंकि वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट होता है जाउल। अगर हम ये कहें कि एक चार्ज
कितना वर्क डन हो रहा है। अगर एक हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट नेगेटिव चार्ज है, कोई भी है, से हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसको हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करवा रहे हैं, और उसको मूव करवाने में कितना वर्क हो रहा है, कितना काम उसके ऊपर लग रहा है, कितना वर्क लग रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने डिटेल से भी डिस्कस किया हुआ है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बहरहाल हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻6 जूल आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है 8 MCQs। 2 point charges are +2 कूलम एंड +6 कूलम रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 12 कूलम if with a force of 12 Newton आना चाहिए, with a force of 12 Newton if a force of -6 coulomb is given to each of the charges, the force is now, तो फोर्स कितनी होगी, अब वो है इसका करेक्ट आंसर 4 न्यूटन, और अट्रैक्टिव में है। अब ये कैसे है, अब हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक हमारे पास +q चार्ज है जिसके ऊपर चार्ज कितना है +2c, और दूसरा जो चार्ज है वो है +6c। अब क्या हो रहा है जी, ये फोर्स कितनी लगा रहे हैं, 12 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं। अब क्या करते हैं हम, इंडिविजुअली इसको भी -4 कूलम चार्ज दे देते हैं। गिवन मतलब इसको देना है, इसने टेक करना है, यानी कि इस चार्ज ने इनटेक करना है, और इसको भी हम -c दे देते हैं। अब इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -2c, और इससे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा +2c। तो अब जो हमारे पास -4 कूलम का चार्ज देने के बाद हमारे पास जो न्यू चार्जेस होंगे वो कितने आ जाएंगे, एक आ जाएगा -2c और एक आ जाएगा +2c। ये हमने कैलकुलेशन की हुई है। हमें पता है कि कूलम्स लॉ के मैथमेटिकल इक्वेशन से हमें ये पता है कि हमारे पास जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दो चार्जेस के प्रोडक्ट के। तो हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, इनकी वैल्यूज़, तो माइनस इंटू माइनस। अब हम ये नहीं कह रहे कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारे पास 2 × 2 क्या है 4, और ये दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं। ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स बनेगी और फोर्स क्या हो जाएगी 4 न्यूटन हो जाएगी। 9th MCQs है द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E सच दैट एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन इट वुड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स टू इट्स वेट। अब इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है जी, हमारे पास होता है F/Q। यहाँ मेंशन नहीं, अच्छा यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ मैं, E = F/Q। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो फोर्स से ऐसे लिंक करती है, और अब उसने कहा कि जो फोर्स है वो उसके वेट के इक्वल होनी चाहिए। तो फोर्स हमारे पास इक्वल होता है mg के। यहाँ पे मेंशन है कि हमारे पास जो फोर्स है, अगर वो वेट से, इलेक्ट्रिक फोर्स अगर वेट से लिंक करती हैं या वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इस रिलेशन से E मल्टीप्लाई हो जाएगा Q के साथ, हमारे पास FE आ जाएगा जो हमने यहाँ पुट कर दिया। और वेट होता है W, तो W = mg वो पुट कर दिया। इसको आप जो है वो कंपेयर कर लें, इनको जो आप कंपेयर भी करेंगे और इसको जब आप ई यहाँ से सेपरेट करेंगे तो आपके पास रिलेशन ये आ जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब आपके पास क्यू अगर इलेक्ट्रॉन है, वो मेंशन किया हुआ इलेक्ट्रॉन, तो आप यहाँ पे ई पुट कर देंगे क्यू की बजाय। 10th MCQs है व्हेन 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ न्यूट्रल मेटल सरफेयर। इस तरह के और इस तरह के MCQs, यानी कि इन तीनों टाइप्स के जो MCQs हैं वो थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज करके या न्यूमेरिकल की वैल्यूज़ को, डिजिट्स जो हैं उनको चेंज करके, इस तरह के MCQs इस चैप्टर से रिलेटेड लाजमन आते हैं। आपको MCQ समझाने का बेसिक मकसद ये है कि अगर इस तरह से रिलेटेड कोई और भी MCQs आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। जैसे कि अभी सिर्फ यहाँ पर इस MCQ में सिर्फ रिलेशन को रिक्वायरमेंट की हुई कि हमें रिलेशन चाहिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का उसके वेट के साथ। अब सपोज़ उसने कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी हों कि हमारे पास m जो है मास है वो सपोज़ इतने kg है, और g जो है वो आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू है, e आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। तो अगर इस तरह की वैल्यूज़ आ जाएँ तो आप इसको इसी रिलेशन से ड्राइव करके इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ईजिली निकाल सकते हैं। तो बेसिकली यही हमारे पास टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं कि MD कैट में जो पेपर्स आएंगे, MCQs आएंगे, उनको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पास्ट पेपर को स्टडी करने का, डिस्कस करने का फ़ायदा ये है। अगर हमारे पास 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव कर दिए जाएं फ्रॉम न्यूट्रल मेटल सफेयर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चार्ज ऑन सफेयर। पहले जो सफेयर था उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, वो न्यूट्रल है। हमें पता है चार्ज का फॉर्मूला होता है NE। N का मतलब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 14, 10⁻14, और इलेक्ट्रॉन जो है उसका चार्ज जो है वो कांस्टेंट है। ये हमें मेमोराइज़ करना पड़ता है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे
जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 एज इट इज़ आ जाएगा। 14 और 19 को अगर आप सॉल्व करें तो -6 आएगा। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लें, अगर आप चाहते हैं कि आपका आंसर माइक्रो में आए तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ये इसके साथ सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा -6 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 16 माइक्रो कूलम। और इस तरह के MCQs जो हैं वो इंपॉर्टेंट कंसीडर होते हैं, क्योंकि इस तरह के MCQs जो हैं वो थोड़ा मोल्ड करके तो आपको फ्यूचर में MCQs जिन्होंने प्रिपरेशन करनी है उसी तरह के MCQs आप देखेंगे MTCAT में। 11th MCQs है। 11th MCQs है, अ कैपेसिटर इज चार्ज टू स्टोर एनर्जी यू। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि एनर्जी स्टोर करता है, ये स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से पता है। द चार्जिंग बैटरी इज डिसकनेक्टेड एंड आइडेंटिकल कैपेसिटर इज नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल टू द फर्स्ट कैपेसिटर। द एनर्जी इन ईच कैपेसिटर, एक कैपेसिटर को हम इस्तेमाल करते हैं एनर्जी को स्टोर करने के लिए और वो यू एनर्जी स्टोर करता है। उसके बाद हम जो हमारे पास कैपेसिटर के साथ जो बैटरी लगी हुई है हम उसको क्या कर देते हैं, हम उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि उस सर्किट को हम ओपन कर देते हैं और वो चार्ज जो कैपेसिटर है वो डिस्कनेक्ट होने लग जाता है, यानी कि उसकी बैटरी जो है वो हम उतार देते हैं उस कैपेसिटर से। अब उसी तरह का एक और कैपेसिटर जो है आपने पैरेलल यानी कि पैरेलल कम्बिनेशन में आपने एक और कैपेसिटर जो है वो लगा देना है उस कैपेसिटर के साथ जो पहले एनर्जी स्टोर करा था, यानी कि ये फर्स्ट है जो एनर्जी स्टोर कर रहा था, और एक आइडेंटिकल कैपेसिटर लेना है जो कि सेकंड कैपेसिटर है और वो आपने इस पहले वाले कैपेसिटर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा देना है। तो अब ये जो कैपेसिटर जो है वो कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, जबकि वो पहले कितनी स्टोर कर रहा था यू, और अब आपने बताना है कि एक और कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाने के बाद कितनी एनर्जी स्टोर करेगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV²। हमारे पास ये बन जाएगा, अगर हमें पता है Q इज इक्वल्स टू होता है CV और यहाँ से आप रिलेशन निकाल लेंगे V का, तो V इज इक्वल्स टू Q/C। तो V की जगह पर आप Q²/C² पुट कर देंगे, इसको आप कर लेंगे सॉल्व, इट बिकम्स Q²/C। ये Q² बन जाएगा। अब आप 1/C को सेपरेट कर लें और हमारे पास ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ये रिलेशन हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा इस तरह से। अब मैंने जो ये वाला Q है ना, ये वाला Q, इसकी जगह पर मैंने हाफ Q डाला। रीज़न क्या है कि पहले ये कैपेसिटर बैटरी से कनेक्ट था, अब ये कैपेसिटर एक और कैपेसिटर से कनेक्ट है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है। इसका मतलब ये कैपेसिटर अपनी एनर्जी, अपना जो चार्ज है वो इस कैपेसिटर को दे रहा है और इस वजह से उसके जो चार्ज है जो पहले कैपेसिटर पे था वो पहले की निस्बत आधा हो गया। इसीलिए हमने क्या किया, 1/2 को हाफ कर लिया, अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया रिलेशन में से, 1/C को सेपरेट कर लिया, पीछे बचा Q। इस Q को हमने, इस Q की जगह पर हमने ये पुट किया कि अब मेरे पास Q जो है पहले की निस्बत आधा हो गया, तो Q मेरे पास हो जाएगा Q/2 या 1/2 मल्टीप्लाई Q। तो इस Q की जगह पर मैंने ये पुट कर दिया और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। तो उससे क्या मेरे पास रिलेशन बनेगा, उससे मेरे पास ये रिलेशन बनेगा, ये मेरे पास हो जाएगा 1/4 और यहाँ आ जाएगा Q², यानी कि 1/2 का अगर स्क्वायर लेंगे तो Q 1/4 और Q² मेरे पास आ जाएगा 1/4 Q²। ये 1/4 जो यहाँ से निकलेगा उसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है, 1/2 ये Q² और ये C मैंने एज इट इज़ दोबारा से जो है वो एक ही ब्रैकेट में लिख दिया। इससे मेरे पास वही पुराने वाला कैपेसिटर की एनर्जी का जो है वो फॉर्मूला वो बन गया। इसका मतलब मेरे पास जो वो एनर्जी है जो ओल्ड है और मेरे पास 1/4 साइड पे होगा। इसका मतलब जो मेरे पास अब न्यू एनर्जी बनी है वो पहली एनर्जी के मुकाबले में 4 गुना यानी कि 4 टाइम्स हाफ हो गई है, कम हो गई है। इसका ये मतलब है। और इस तरह के MCQs भी पेपर में आते हैं। 12th MCQs है, when air is replaced by dielectric medium of relative permittivity ER, the maximum capacity of capacitor will be। अगर हम दो कैपेसिटर के दरमियान, अगर हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान यहाँ पे कोई डायलैक्ट्रिक प्लेस कर दें तो उससे क्या होगा, कैपेसिटेंस जो है किसी भी कैपेसिटर की वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसके भी हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। ये मेरे पास दो कैपेसिटर हैं और इनके दरमियान फ़र्ज़ करें हमने कोई डायलैक्ट्रिक प्लेस किया है। अब इन कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर होता है, एक पॉजिटिव चार्ज कैपेसिटर, एक प्लेट जो है कैपेसिटर की पॉजिटिवली चार्ज होती है और दूसरी प्लेट जो नेगेटिवली चार्ज होती है। इन दोनों की ऑपोजिट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो डायलैक्ट्रिक प्लेस होता है वो रीपोलराइज्ड हो जाता है, वो कह लें कि आप रीअरेंज करते हैं, यानी कि इस डायलैक्ट्रिक के दरमियान जो चार्जेस होते हैं ना वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं और वो पोलराइज्ड हो जाते हैं। पोलराइज मतलब इस डायलैक्ट्रिक के ऊपर जो पहले बिल्कुल एक इंसुलेटिंग मीडियम है वो अब पोलराइज्ड हो गया है
और वो टेम्परेरीली पोलराइज्ड हुआ। टेम्परेरी पोलराइज का मतलब होता है कि वो जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है तब तक उसके ऊपर पोल्स बने रहेंगे, चार्जेस बने रहेंगे, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के पास जो मेरे पास होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे, और नेगेटिव चार्ज के पास जो मेरे पास चार्जेस होंगे डाइलेक्ट्रिक के वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि एक और इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी, तो उसकी वजह से कैपेसिटर जो है वो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। 13th MCQs है, एन अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10⁻6 वोल्ट, द काइनेटिक एनर्जी विल बी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना होता है, और आपने अगर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो उसके लिए यही फॉर्मूला वैलिड है। सेकंड, उसके बाद हमें पता है कि हमारे पास चार्ज कितना है। अब अल्फा पार्टिकल है तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को डबल कर दें तो हमारे पास अल्फा पार्टिकल होता है, क्योंकि अल्फा के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। तो अल्फा इज़ बेसिकली कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2e, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे e से तो चार्ज आ जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू q, ये इतनी वैल्यू q की है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और v मेरे पास कितना 10⁻6, तो हमने ये पुट कर दिया। अब हमारे पास ये रिलेशन मैंने बना लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसको आंसर जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए हम 10⁻1.6 10⁻19 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इस एक्सप्रेशन से जो एनर्जी आएगी वो जाउल में आती है। हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए था, इसलिए हम डिवाइड कर देंगे 1.6 10⁻19 से। इससे ये कट जाएगा और 2 × 10⁻6 आ जाएगा। 10⁻6 का मतलब होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये थे हमारे आज के MCQs।